Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed how electrons and protons were discovered and we were discussing the mass of atom. So you can see from this diagram the mass of atom is not equal to the mass of proton plus electron because the mass of electron is negligible. Means इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट और नेग्लिजिबल मतलब ना मानने के बराबर है. करेक्ट. तो अल्टीमेटली क्या होना ये चाहिए था जो ऑब्जर्वेशन आया कि जो किसी भी ये पूरा एंटायर एटम है. करेक्ट. इस एंटायर एटम का मास होना चाहिए था प्रोटॉन राइट प्लस यूँ कह लें ऐसे समझें इसे बहुत अच्छे समझेंगे जो मास ऑफ एटम होना चाहिए था मास ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होना चाहिए था. अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, याद रखेंगे. तो माना ही गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल है तो देखा गया कि मास ऑफ एटम एग्जैक्टली इट इज़ नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन. दैट मीन्स देर इज समथिंग विच इज़ एडिंग द मास ऑफ एटम. करेक्ट. कोई चीज़ ऐसी है जो प्रोटॉन के अलावा है जो कि मास को ऐड कर रही है. ठीक है. तो क्या ऑब्जर्वेशन निकाला? ऑब्जर्वेशन वॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज मच लेस देन एक्चुअल मास ऑफ एटम. एक्चुअल में ये भी देखा कि जो प्रोटॉन का मास है, समझें, ये सारे प्रोटॉन प्लस 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 सारे प्लस को ऐड कर देंगे तो क्या होना चाहिए था पूरे एटम का मास होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं मिला. यानी कि कोई और ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से एटम का मास जस्टिफाई हो रहा है. तो देखें कौन सा है वो. It was thus concluded that the excess mass was due to some other particles present in an atom that had considerable mass but no charge. Yes. Later in 1932, James Chadwick proved the presence of these heavy, neutral particles through a series of scattering experiments. In one of his experiments, on bombarding a beryllium plate, इसे अच्छे से देखेंगे चैडविक ने क्या किया. चैडविक ने एक बेरिलियम की फॉइल ली जिसे आप ये तीन लड्डू जैसे दिख रहे हैं, ये लड्डू जैसे नहीं है, याद रखेंगे. ये बेरिलियम जो एक मेटल है, समझें, इसको अच्छे से देखें. बेरिलियम की एक फॉइल जैसे एल्युमिनियम फॉइल जो कितनी पतली सी होती है, ज़रा ध्यान से देखें तो बेरिलियम की फॉइल हार्डली इतनी मतलब पतली होगी. करेक्ट. तो क्या करें, बेरिलियम जो फॉइल होगी अगर हम इसको जूम करें ऐसे करके तो जूम करने पे क्या दिखाई पड़ेगा, ये तीन एटम ऐसे देखें ज़रा ध्यान से. ये इसका क्या है, एक्चुअल में एटम से एडजस्ट है. यानी भाई हर चीज़ में एटम होते हैं. तो अल्टीमेटली जूम करके देखा गया तो ये जो अंदर है वो किससे दिखाई पड़ेंगे, एटम्स एडजस्टेड होते हैं. देखें पीछे भी एटम लगे हुए हैं. करेक्ट. तो क्या है, एटम्स हैं ये. तो क्या देखा इन्होंने, देखें बेरिलियम फॉइल और बम्बार्डमेंट किसकी करी, with alpha particles. अल्फा पार्टिकल से. Chadwick observed the emission of a neutral particle whose mass was equivalent to that of a proton. He named this particle as neutron. न्यूट्रॉन. After all the subatomic particles were discovered, it was concluded that an atom is made up of protons or positively charged particles, electrons or negatively charged particles, and अंडरस्टूड है. पूरी डिस्कवरी के बाद पता चला जो एटम होता है जिसको कहा जाता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एटम ऑलरेडी दिखता नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है. उसके भी अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है ये ना तो प्लस है ना तो माइनस. यानी कि क्या है, ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल होने की वजह से इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन. अब जरा समझें, माइनस प्लस और न्यूट्रलिटी, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है दोनों को बैलेंस कर रहा है, प्रोटॉन को भी और इलेक्ट्रॉन को भी. अच्छे से देखेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग हो रही है. neutrons that are neutral particles. The table here summarizes the properties of these fundamental particles. Through various experiments, it was established that 11th की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल बनी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ लिखें. अच्छे से इसको पढ़ेंगे और ये आपका होमवर्क है कि आपको ये लिखना है प्रॉपरली एक चार्ट में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़. समझेंगे इसको, और ये होमवर्क है आपका, ये आप मुझे दिखाएंगे. atom consists of subatomic particles such as protons, electrons and neutrons. Now,
Let us look at the arrangement of these subatomic particles in an atom. Different models were proposed to explain the distribution of subatomic particles in an atom. बहुत सारे मॉडल लिखे गए. एटम को कोई एग्जैक्ट मॉडल उस ज़माने में नहीं था, तो सिंपली क्या बताया, कुछ लोगों ने बताया ये एक प्लम पुडिंग है. प्लम पुडिंग कैसा है, जो कि आपको ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल केक देखा होगा आपने, और केक में क्या पड़े होते हैं, चेरी पड़ी होती है, राइट. तो पूरा केक ले लिया, राइट, ऐसे चेरी पड़ी होती है अंदर अंदर छोटे छोटे. तो एक ने बोला ये एटम होता है, एक ने बोला कि एटम्स होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, राइट, न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे ही बिखरे होते हैं. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिखाया गया, इस पूरे को बोल दिया ये जो एटम है वो खुद क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बिखरे होते हैं. करेक्ट, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर. Of these models, the models proposed by J.J. Thomson and Ernest Rutherford are of great significance as they paved the way for modern structure of an atom. Let's discuss both these models one by one. J.J. Thomson, in 1898, proposed the atomic model called Thomson's atomic model soon after the discovery of electrons. According to this model, an atom is a sphere of radius 10 to the power minus 10 meter with uniform distribution of mass and थॉमसन का मॉडल हमेशा पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चंस भी पूछे सकते हैं. थॉमसन्स मॉडल, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू थॉमसन द एटॉमिक रेडियस इज 10 to the power minus 10 meter, and how much it is short, 10 to the power minus 10 meter the radius is, okay, this one only. Now positive charge, with negatively charged particles called electrons embedded in it. that means this entire sphere is positively charged. The entire sphere is positively charged according to Thomson. According to Thomson, entire sphere is positively charged and electrons are embedded, just randomly embedded. According to Thomson. In this model, the negatively charged particles that are embedded in evenly spread positive charge can be visualized as plums or raisins or seeds that are embedded in a pudding or watermelon. Plum pudding इस लगता है. Therefore, this model is also called plum pudding, raisin pudding or watermelon model. ठीक है ना, क्या बोल दिया, जैसे तरबूज जैसा है, ऐसा लगता है कि जो तरबूज होता है, तरबूज कैसा दिखता है आपको, वाटरमेलन. वाटरमेलन प्रॉपरली आप देख सकते हो, वाटरमेलन कैसा दिखता है, ये देखो, ये पूरा वाटरमेलन कैसा दिख रहा है आपको, हाँ, ये इस पूरे को बोल दिया प्लस चार्ज, ये पूरा वाटरमेलन ही प्लस चार्ज है. और जो यहाँ बिखरे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडमली बिखरे हुए हैं. चाहे इसको वाटरमेलन मॉडल बोल दें या इसको प्लम या रेजिन पुडिंग मॉडल बोल दिया जाए. जैसे केक होता है, केक में कैसे चेरी बिखरी होती है, जस्ट लाइक दैट. Although this model successfully explained the overall neutrality of the atom, it could not explain the results of the scattering experiment conducted by Ernest Rutherford. Also, it couldn't explain the stability of an atom. That Yes. is, how the positively charged particles are shielded from the negatively charged particles without getting neutralized. In order to validate Thomson's atomic model, in 1911, Rutherford and his students, Hans Geiger and Ernest Marsden, conducted an experiment called the gold foil experiment or alpha particle scattering experiment. What are the points? Before we proceed to alpha particle scattering experiment, let us acquaint ourselves with the term alpha particle. Its source, other particles emitted from the same source and their few characteristics. देखें, ये एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग मॉडल है. इसमें सिंपली क्या किया है, अल्फा पार्टिकल में एक सोर्स है हमारे पास, राइट. इस सोर्स से
क्या किया है, ये देखो इसको बोल दिया लेड ब्लॉक, दैट इज़ रेड ब्लॉक। यहाँ पे सोर्स है अल्फ़ा पार्टिकल का, अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से प्रॉपर्ली निकल रहे हैं और निकल के कहाँ जा रहे हैं, ये देखें, ये एक फील्ड है, क्या लगाई गई, ये एक फील्ड लगाई गई, कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी। और यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। कैसे, कुछ पार्टिकल्स जिनको बोला अल्फ़ा, ये देखो किधर गए, अपवर्ड, राइट। कुछ हैं बीटा जो किधर गए, डाउनवर्ड, देखो प्लस माइनस की तरफ। और कुछ है गामा जो कि बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हुए, बिल्कुल सीधे गए, जहाँ से निकले वहीं चले गए। तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग करी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला, देखें सर, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए जाते हैं। We know that certain elements emit radiation on their own, and this phenomenon is called radioactivity. Note the points, alpha, beta, The gamma. elements are known as radioactive elements. The alpha rays are emitted by these radioactive elements along with beta and gamma rays. Rutherford found that alpha rays consist of high energy particles carrying 2 units of positive charge and 4 units of atomic mass. Hence, these particles are dipositive helium nuclei. Note The it. beta rays are negatively charged particles similar to electrons. And the gamma rays are high energy radiations like X-rays. Unlike alpha and beta rays, gamma rays do not contain particles and are neutral in nature. The alpha particles have the least penetrating power among the three. Note it. The penetrating power of beta particles is nearly 100 times and the penetrating power of gamma rays is 1000 times more than that of the alpha particles. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट निकला। पूछा था पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा है। अगर ये क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, जरा समझें, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जहाँ जो आपने सुना ही होगा, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खास बात होती है, इनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनके एटम्स से क्या निकल रहे होते हैं, रेडिएशंस, जिसको बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा के फॉर्म में 3 रेज निकल रहे होते हैं। ध्यान से देखें, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा दिख रहा है आपको, अल्फ़ा का पेनिट्रेशन पावर कितना है, हार्डली पेपर को भी, एक सिंपली पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। बट जो बीटा वाला जो रेज होती हैं, ये क्या करता है, ये यानी कि वो अल्फ़ा से 100 टाइम्स ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और जो गामा होता है वो और भी ज़्यादा होता है, 1000 टाइम्स, करेक्ट। तो देखें यहाँ से 1000 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, तो गामा इज़ मोर पेनिट्रेटिंग रे, करेक्ट। तो गामा का बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है जब सनलाइट में आते हैं हम, करेक्ट, सनलाइट में जब भी आते हैं तो ऑलरेडी हम क्या बोलते हैं, सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और सनलाइट से निकल क्या रहा है, सनलाइट से बहुत सारे रेज निकल रहे होते हैं, और उन रेज में गामा एक सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का रे है जो सनलाइट से आता है, याद रखेंगे। और गामा या बाकी रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट भी होती है, ये काफ़ी हद तक अप टू अ वेरी एक्सटेंट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड बाय ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, याद रखेंगे। तो ये क्या है, ये आप देख रहे हैं कि जो गामा रे होती है, एल्युमिनियम, पेपर तो बहुत दूर की बात हो गई, ध्यान से देखें, एल्युमिनियम को भी फाड़ दिया इसने, और यहाँ तक कि थिक कंक्रीट शीट जो कि आपको दिख रही है यहाँ पर, ये थिक कंक्रीट शीट है, इसको भी पेनिट्रेट कर सकता है गामा रे। देखो एल्युमिनियम को तो फाड़ ही दिया ना पूरी तरह से, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, देखें अच्छे से penetration. Now let us move on to alpha particle scattering experiment. Experiment है alpha particle In scattering this experiment, a stream of high energy alpha particles from a radioactive source was bombarded on a very thin gold foil. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Note it. Whenever alpha particles struck the zinc sulfide screen, Alpha particle a निकल रहे tiny हैं यहाँ flash of light was produced at that point. से। ये देखिए स्पार्किंग हो रही If है। Thomson's model is correct, then all the alpha particles should pass through the gold foil almost undeflected.
ये देखें, ऐसा होना This is चाहिए। because the entire mass and positive charge is uniformly spread throughout an atom. ओके, However, the observations were quite contrary to these expectations. ऐसा होना चाहिए था। The following are the unexpected observations made in this experiment. Most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. समझो A small fraction of the alpha particles were deflected by small angles. कुछ एंगल्स पे A डिफ्लेक्ट हो few गए, alpha particles were deflected by large angles. A very little amount of alpha particles, 1 in 20,000, were bounced back to the source that is nearly by 180 degrees. करेक्ट। Based on these observations, Rutherford concluded that as most of the alpha particles passed undeflected, most of the space inside the atom is empty. सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे मिला है इन्हें, वो क्या मिला है? ध्यान से देखो कि जो एटम होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है? एम्प्टी स्पेस होता है। ये आपको पॉइंट नोट करना है, राइट? क्या ऑब्जर्वेशन निकला? कि ऑब्जर्वेशन ये निकला कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस, यानी मेजॉरिटी ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी स्पेस। समझ गए ना? यानी कि ये देखो, जो भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बिना टकराए हुए, जो बिना टकराए हुए इससे गए हैं न्यूक्लियस से। ध्यान से देखेंगे, जो न्यूक्लियस से नहीं टकराते हैं, ये देखो, ये न्यूक्लियस बीच में ना ऐसे करके ब्लैक ब्लैक, जिसको मैंने रेड कर दिया अभी, ये न्यूक्लियस है। अगर इससे कोई अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो बैकवर्ड चला गया, कोई क्या हो गया, कोई इस तरफ चला गया, है ना, कोई इस तरफ चला गया, राइट? और जो इससे नहीं टकराता है वो सीधे चला जा रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स दे ट्रेवल स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। तो क्या ऑब्जर्वेशन निकला? ऑब्जर्वेशन ये निकला कि जो भी एटम होके हैं उनके सेंटर में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? स्कैटरिंग हो रही थी। अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे थे? ये देखो, यानी अल्फा पार्टिकल अगर इससे टकराते हैं तो ये ऐसे जाएगा, कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, कोई सीधे सीधे बाउंस बैक हो जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई ऐसे करके इधर आ गया। तो क्या है? ये स्कैटरिंग। और जो इससे टकराते नहीं वो कहाँ चले जा रहे हैं? वो सीधे चले जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर स्ट्रेट, करेक्ट? तो ये ऑब्जर्वेशन निकला कि देयर इज समथिंग इन द इन बिटवीन द या इनसाइड जस्ट सेंटर ऑफ द एटम, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी बात पे कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस में और सारे एक्सपेरिमेंट पे।